हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजर्शन रीज़न केमिस्ट्री के टर्म 1 के। और जो भी हमारा एजर्शन रीज़न है ये सारे मैंने एजर्शन रीज़न केमिस्ट्री एग्जाम्पलर से लिए हैं। चलो तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है सॉलिड स्टेट चैप्टर। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एजर्शन रीज़न में फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एजर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग, एजर्शन इज रॉन्ग एंड द रीज़न इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा एजर्शन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएं तो याद रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? देयर आर 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर और 8 कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है हमारी 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं? 1। तो जो हमारा एजर्शन है वो करेक्ट है। The simple cubic unit cell has atoms at its corner and each of which is shared by the 8 adjacent unit cell। तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट रीज़न है। तो इसका एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। दैट इज करेक्ट। जो ग्रेफाइट होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है? इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग गुड इंसुलेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, इट इज सॉफ्ट इन नेचर वेयर एज डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो अगर हम देखें एजर्शन एंड रीजन क्या है, दोनों करेक्ट है बट हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है यहाँ पे कि डायमंड वाई डायमंड इज ए इंसुलेटर और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, इन विच एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ ए क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर इज 4। तो ये हमेशा याद रखना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, किस में हम बात कर रहे हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो याद रखना क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी क्या होते हैं हमारे? देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है वो हमेशा हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट कि there is one present at the body center and total number is of octahedral voids are 4। so first statement हमारी correct है। second statement की हम बात करेंगे। besides the body center there is one octahedral void present at the corner of the 6 phases of the each unit cell and each is shared between the 2 adjacent unit cell। तो इसमें क्या होता है? फेसिस में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब की अगर हम बात करें, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? अगर आप टोटल एज देखोगे, अगर आप काउंट करोगे क्यूब में टोटल एज क्या होते हैं हमारे क्यूब में? देयर आर 12 एजेस आर प्रेजेंट इन ए क्यूब, ओके। और 12 एजेस में याद रखना जो हर एक एज है वो क्या करता है? 4 एज के साथ वो क्या करता है? इट इज कंबाइंड विद द 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? हर एक एज पे अगर देखोगे, हर एक एज पे देयर आर 12 एजेस, हर एक एज पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है और वो 4 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ क्या होता है? शेयर। तो देयर आर 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज प्रेजेंट इन ऑल द 12 एजेस और वो 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। तो 1/4। तो नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 3, ठीक है। तो 3 हमारे एजेस पे होता है और एक सेंटर पे, तो टोटल हमारा हो जाता है 4। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सो एजर्शन इज करेक्ट वेयर एज रीजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन द एफसीसी। सो ये हमारा क्या करेक्ट है। अगर हम बात करें एफसीसी की और एचसीपी की, दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, ठीक है। तो दोनों में 74% होती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो एजर्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, एफसीसी में भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, और एचसीपी में दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। बट हमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वाई पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजर्शन एंड रीजन फ्रॉम द सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमें दिया एजर्शन, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर।
तो अगर हम बात करें मोलैरिटी की, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज से याद रखना वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हमारी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो एजर्शन इज करेक्ट। अगर हम बात करें रीजन की, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मिथाइल अल्कोहल क्या है, एक वोलाटाइल कंपाउंड है, और जब ये वाटर में ऐड करते हैं हम, तो याद रखना CH3OH प्लस H2O, तो ये याद रखना है आपको कि ये दोनों साथ में देते हैं पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डिविएशन देने से क्या हो जाता है, ओवरऑल इनका क्या, अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल विल बी लेस एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मिथाइल अल्कोहल और वाटर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप मिथेनॉल को वाटर में ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं, तो एजर्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हेन ए वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। वोलेटाइल सोल्यूट नहीं होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, तो रीजन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट वेयर एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू द KF इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम क्या कर रहे हैं, NaCl को ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना NaCl क्या है, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। ठीक है, इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जैसे ही आपने ऐड किया तो मोलैलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और याद रखना द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको ऑब्जर्व होता है। सो एजर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया हमें, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, सपोज आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसी की वजह से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, when a solution is separated from pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecules passes through from the pure solvent side to the solution side. Suppose आपने दो कंटेनर्स अटैच किए हुए हैं थ्रू द SPM इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ आपने क्या डाला है, प्योर सॉल्वेंट। ओके, एक तरफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ क्या है, सोल्यूशन है। तो याद रखना फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, और यू कैन ऑल्सो टेल फ्रॉम हाइपोटोनिक होता है प्योर सॉल्वेंट टू द हाइपरटोनिक मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकर। तो ये जो फर्स्ट एजर्शन है दैट इज करेक्ट। अगर हम बात करें रीजन की, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो अगेन अगर मैं बताऊं, जो हाई कंसंट्रेशन है उसका क्या मतलब है, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब क्या, कि इसमें ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब होता है कि ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब होता है, अगर नॉर्मल हम बताएं तो इट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मतलब होता है हाइपोटोनिक। तो इन्होंने बोला वाटर सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम हाइपर टू हाइपो, जो हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा रीजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एजर्शन एंड रीजन की। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन P4। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसकी बॉन्ड जो इंथैल्पी है वो काफ़ी क्या होती है, हाई होती है, और P4 जो होता है, याद रखना, वो काफ़ी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो N2 है वो क्या, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है तो इट इज़
लेस रिएक्टिव। तो फर्स्ट एजर्शन क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट क्या हमारी रॉन्ग है। तो याद रखना नाइट्रोजन जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेप्ट करने को मिलता है तो वो थोड़ा सा क्या शो करता है, रिपल्शन। रिपल्शन शो करने की वजह से याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयर एज फॉस्फोरस जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो याद रखना रीजन क्या हमारा रॉन्ग है। तो इसका क्या है, एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इसका थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें HNO3 मेक आयरन पैसिव, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो याद रखना जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, आयरन को पैसिव मतलब इसको अनरिएक्टिव कर देता है और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आपने HNO3 को आयरन के साथ रिएक्ट करना है तो वो क्या करता है, इट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ आयरन ऑक्साइड बना देता है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना नाइट्रिक एसिड इज़ ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन का ऑक्साइड की कवरिंग हो जाती है आयरन के अराउंड में, एज ए रिजल्ट आयरन को वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एजर्शन तो करेक्ट है। रीज़न देखते हैं, HNO3 फ्रॉम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की लेयर नहीं बनाता, ये ऑक्साइड की लेयर बनाता है। तो रीज़न हमारा क्या है, गलत है। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजर्शन है HI कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ KI विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर हम KI को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा KHSO4 प्लस HI। अब याद रखना जो H2SO4 है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, HI के साथ फिर रिएक्ट करता है, इट अगेन रिएक्ट विद HI, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ I2SO2 प्लस H2O। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। सो एज ए रिजल्ट कभी आपको HI नहीं मिलता, आपको I2 मिलता है। तो जो हमारा एजर्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें रीजन दिया, HI हैज़ ए लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग द हेलोजन एसिड। तो अगर हम हेलोजन एसिड की बात करें HF, HCl, HBr एंड HI, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो याद रखना सबका साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड ब्रेक करना ईजी होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। तो HI की सबसे वीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर हम देखें इसको तो क्या है, एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है हमें रीज़न। तो इसका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, वेयर एजर्शन एंड रीज़न आर बोथ आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड। तो जो सल्फर है मोस्टली वो फॉर्म कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में, और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो ऑक्सीजन में याद रखना ऑक्सीजन का काफ़ी स्मॉल साइज होता है, तो उसके लिए पी बॉन्ड बनाना क्या होता है, काफ़ी ईजी होता है। वेयर एज पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर। तो सल्फर के लिए पी पाई का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना क्या होता है, उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर हम देखें एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और इसका हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन O2 क्यों रहता है और सल्फर एसिड क्यों रहता है। तो इसका स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन दिया है हमें, NaCl रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव कलरलेस फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल, बट ऑन एडिंग MnO2 द फ्यूम्स बिकम ग्रीनिश येलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमने NaCl को रिएक्ट किया है विद H2SO4 तो हमें मिलता है NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। और याद रखना जो HCl है उस वो क्या है, कलरलेस। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कलरलेस फ्यूम्स आर फॉर्म, दैट इज करेक्ट। अगर हम HCl को रिएक्ट करें MnO2 के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnCl2 प्लस Cl2। तो याद रखना इसमें क्या होता है, क्लोरीन रिलीज होता है और क्लोरीन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। तो दैट इज करेक्ट। तो एजर्शन क्या है, इसका करेक्ट है सेकंड, MnO2 ऑक्सीडाइज HCl टू क्लोरीन गैस विच इज ग्रीनिश येलो। तो ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी हमने रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी रीजन भी क्या है इसका करेक्ट है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वाई ग्रीनिश येलो गैस इज फॉर्म। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। अगर हम SF6 की बात करें, SF6 क्या होता है, ये फ्लोरीन से सराउंड होता है, ठीक है, 6 फ्लोरीन से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन इसको सराउंड कर लेता है, एज ए रिजल्ट कोई भी जो मॉलिक्यूल है इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक इंटरफेरेंस करता है फ्लोरीन, एज ए रिजल्ट इस पर अटैक करना डिफिकल्ट है। वेयर एज अगर हम बात करें SF4 की, SF4 में हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अटैक करना क्या होता है वाटर का, काफ़ी ईजी होता है। तो SF6 कैन नॉट बी इजिली हाइड्रोलाइज, तो एजर्शन क्या हमारा करेक्ट है। रीजन की बात करेंगे, 6 फ्लोरीन ऑफ द SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन द सल्फर एटम ऑफ SF6। तो जो हमारा रीजन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जो 6 फ्लोरीन है वो वाटर को अटैक नहीं करने देते सल्फर एटम पे, तो ये रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। इसमें याद रखना थोड़ा सा एजर्शन और रीजन टाइप में इनकी ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट दी हुई है, तो पहले पढ़ लेते हैं। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में दिया है एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट एंड फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन भी दिया एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की। फॉस्फोरस क्लोराइड्स विच इज ट्राई और पेंटा आर प्रेफर्ड ओवर थायोनाइल क्लोराइड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल के साथ कभी भी आप रेड करो PCl3 और PCl5, ठीक है, तो हमेशा हमारा क्या बन जाता है, RCl विल बी फॉर्म, ठीक है। और अगर हम यूज़ करें थायोनाइल क्लोराइड विच इज़ SOCl2, तो याद रखना इसमें क्या बनता है हमारा, इसमें बनता है हमारा अगेन RCl SO2 प्लस HCl। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, विथ थायोनाइल क्लोराइड हमारी दो गैसेज रिलीज होती हैं, और गैसेज रिलीज होने की वजह से जो हमारा एल्काइल क्लोराइड बनता है वो क्या बनता है, काफ़ी ज़्यादा प्योर बनता है। तो थायोनाइल क्लोराइड में हमारा प्योर बनता है, बट इन्होंने क्या दिया हुआ है, फॉस्फोरस क्लोराइड्स आर प्रेफर्ड, तो फर्स्ट एजर्शन क्या है हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर एल्काइल हैलाइड, फॉस्फोरस क्लोराइड नहीं देते, थायोनाइल क्लोराइड विच इज SOCl2 वो देता है, तो रीजन भी क्या हमारा रॉन्ग है। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। याद रखना जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे वैसे जैसे आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज होने से, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा RCl RBr एंड RI, डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा जो साइज है, और साइज इंक्रीज होता है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, तो असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंसिडर्ड हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मास, ठीक है। अगर आपके पास है CH4, अगर आप इसको कंपेयर करो CH3Cl CH3Br एंड CH3I से, तो CH3 ये जितने भी तीनों हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सब में क्या होता है, डाइपोल आ जाता है, कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव, आयोडीन में डेल्टा नेगेटिव जैसे आ जाता है, डाइपोल की वजह से इनमें क्या होता है, बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द डाइपोल इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबका इंक्रीज होता है देन द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बट इन्होंने जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने ये बताया है कि इन सबका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, बट इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया ये कैसे होता है, ठीक है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका फिफ्थ ऑप्शन, तो याद रखना इसमें फिफ्थ ऑप्शन है जिसमें एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एजर्शन रीजन है हमारा, हमें दिया KCN रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर हमने क्या लिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है और आपने उसे रिएक्ट किया हुआ है KCN के साथ, तो आपका बनता है CH3CN, तो आपका मिथाइल साइनाइड बनता है, नहीं आइसोसाइनाइड आपका नहीं बनता है। सो एजर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। अगर हम बात करें CN नेगेटिव की,
Cn नेगेटिव जो है वो क्या कर सकता है, या तो कार्बन वाली साइड से अटैच हो सकता है या तो नाइट्रोजन वाली साइड से अटैच हो सकता है। सो इट इज़ ए एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हमारा क्या है, एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, हमें क्या दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अगर हम इसे रेड करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, याद रखना ये अपने साथ जो अल्काइल ग्रुप है ये अपने साथ क्या कर देगा, अटैच करेगा। सो देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल्स, इट विल अटैच विद ईच अदर। एज ए रिजल्ट ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है ये बना हमारा, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में हमें ये स्ट्रक्चर मिला है, तो असर्शन हमें क्या दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है। अगर हम बात करें इन वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है, करेक्ट दिया हुआ है। तो वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन हमें दिया है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द reactivity of the haloarine towards the nucleophilic substitution reaction. Suppose आपके पास क्या haloarine and we are taking क्लोरोबेंजीन है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब आपको इस क्लोरीन को रिमूव करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल सपोज आपको क्या करना है, अटैच करना है। तो क्या होता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो रेजोनेंस शो करता है और यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना होता है बिटवीन द हैलोजन एंड द बेंजीन इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर आपने क्या किया, सपोज आपने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच किया, तो वो क्या करता है, NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जाए शिफ्ट हो जाएगी NO2 पे, और ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन ब्रेक करना ईजी हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, ईजिली आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। सो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो असर्शन क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप बीइंग ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रो डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। तो रीजन भी हमें क्या दिया, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजी हो जाएगी। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन मोनोहैलोएरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अक्कर एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। अगर हम बात करें मोनोहैलोएरीन, सपोज आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और अगर आप इसमें कोई भी ग्रुप अटैच कर रहे हो, सपोज आप अटैच कर रहे हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Cl+। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ अटैच होता है, या तो ऑर्थो पोजीशन में या तो पैरा पोजीशन में आपको मिलेगा कंपाउंड। या तो आपको मिलेगा ऑर्थो पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, या तो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो हमारा जो असर्शन है वो हमें क्या दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हैलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, डीएक्टिवेटर हैलोजन जो एटम है, याद रखना वो क्या करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो हैलोजन है ये तो शो करता है +R इफेक्ट। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पैरा में इंक्रीज करता है, बट साथ में ये शो करता है -I इफेक्ट ऑल्सो। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी क्या करता है, खींचता है, बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। सो एज ए रिजल्ट, क्योंकि इसका -I जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हैलोजन को हम रिंग डीएक्टिवेटर भी कहते हैं, नॉट एक्टिवेटर। तो रीज़न भी क्या है, हमारा करेक्ट है। तो अगर आप असर्शन देखोगे, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि वाई इट डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो असर्शन रीजन करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एरीन्स विद द आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज आपके पास बेंजीन है, ठीक है, तो अगर आप बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे तो याद रखना आपका क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन + HI।
ये जो रिएक्शन हमारी होती है, याद रखना ये जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हमें कंसंट्रेशन आयोडोबेंजीन की इंक्रीज करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो है नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक और आयोडिक एसिड में से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, HI को कन्वर्ट कर देते हैं I2 में, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं HI को I2 में। एज ए रिजल्ट HI का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें पहला एजर्शन पढ़ते हैं, एराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा एजर्शन क्या है, करेक्ट है। अगर हम रीजन की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 into HI, I2 को HI में नहीं कन्वर्ट करता, HI को I2 में कन्वर्ट करता है। तो हमें रीजन क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसमें एजर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन द क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू द क्लोरोइथेन। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, इसमें क्या होता है क्लोरोबेंजीन में, क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस की वजह से इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से याद रखना इसमें क्लोरीन में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वेरएस क्लोरो, अगर हम बात करें क्लोरोइथेन में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ब्रेक करना काफ़ी ईजी होता है। तो ये जो एजर्शन है वो हमें क्या दिया है, करेक्ट दिया हुआ है। रीजन क्या दिया, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन द क्लोरोबेंजीन हैज़ ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस। तो रीजन भी हमें क्या दिया हुआ है, करेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें एजर्शन दिया हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ -2 ब्रोमो ऑक्टेन, माइनस का मतलब क्या है, ये लिवोरोटेटरी है, प्रोसीड इन द इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन। अब याद रखना, अगर हमें दिया हुआ है 2 ब्रोमो ऑक्टेन, इट कॉजेज इन्वर्शन ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो याद रखना, अगर आपने क्या लिया हुआ है -2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसमें इन्वर्शन होता है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो याद रखना SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्शन होता है। तो इसका जो कन्फिग्रेशन है लीवो से क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2 ऑक्टेनॉल, 2 ऑक्टेनॉल आपको मिलेगा, ठीक है। वेयर एस अगर रीजन की बात करें, दिस रिएक्शन प्रोसीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये क्या है, गलत है। तो याद रखना, जब भी SN2 रिएक्शन होता है, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है हमारा SN1 रिएक्शन में। तो रीजन इसका क्या है, रॉन्ग है। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, और आपने इसकी नाइट्रेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो याद रखना, इसमें हमारा क्या बनता है, NO2+, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होता है या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो याद रखना, जो क्लोरीन है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इट इज़ नॉट मेटा डायरेक्टिंग। सो याद रखना, एजर्शन हमारा क्या है, गलत है। अगर रीजन की बात करें, इन्होंने दिया NO2 ग्रुप इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर हम बात करें, सपोज आपने बेंजीन पे क्या अटैच किया हुआ है, NO2 ग्रुप अटैच किया, उसके बाद अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच करो, ठीक है, याद रखना जो NO2 है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ, ये शो करता है -R इफेक्ट। और बिकॉज इट शो -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारी मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, मेटा पे अटैच कर देता है। तो याद रखना, जो क्लोरोबेंजीन है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है बेंजीन पे तो ये शो करता है मेटा डायरेक्टिंग। तो रीजन इसका क्या है, करेक्ट है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर के एजर्शन रीजन। इसमें भी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड दिया है, एजर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग। थर्ड, एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। फोर्थ इज एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। एंड फोर्थ, एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
assertion दिया हुआ है, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेन वन ऑल। तो सपोज आपके पास क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन है और आपने क्या किया, वाटर ऐड किया। तो याद रखना अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, आप एसिड में H+ ऐड होता है इसमें, ठीक है। H+ एडिशन से क्या होता है, H+ दो पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं, या तो कार्बन 1 पे या तो कार्बन 2 पे। अगर 1 पे अटैच हो जाए H+ तो हमारा बनता है CH3 CH2 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 प्लस, तो हमारा बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर दूसरे पे अटैच हो जाए, दूसरे वाले कार्बन पे अटैच हो जाए, तो हमारा बनता है CH3 CH2 CH प्लस CH3, हमारा बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अगर हम देखें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, सो एज ए रिजल्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा CH3 CH2 CH CH3OH। तो हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है विच इज़ ब्यूटेन 2 ऑल। तो एजर्शन हमारा क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अगेन एसिडिक मीडियम पे जो हमारा कार्बोकेटाइन जो ज़्यादा स्टेबल बनता है वो बनता है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है। सो इट विल पास थ्रू द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन नॉट थ्रू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमारा रीज़न भी क्या दिया हुआ है, हमें गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर रॉन्ग। हमारा एजर्शन रीज़न दिया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। सपोज आपके पास फिनॉल है, ठीक है, और आपने क्या किया, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच किया। तो NO2 ग्रुप क्या होता है, इट्स ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और बॉन्ड ब्रेक करना OH का ईजी हो जाता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एसर्शन क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन बाय द डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या अटैच किया OH NO2, जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा तो क्या होगा, हमारा H+ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NO2 है। अब क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा बन रहा है एक तरह का एनाइन, ठीक है। एनाइन में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन अपनी तरफ NO2 खींचेगा। एनाइंस में याद रखना जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कम कर पाओ, सपोज जितने इलेक्ट्रॉन्स आप अपनी तरफ खींच पाओगे, नाइट्रोजन जितना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना एनाइंस में कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होता है तो एनाइंस ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट नाइट्रो ग्रुप इज स्टेबलाइज बाय द फिनॉक्साइड आयन। तो ये हमारा क्या है, रीजन भी करेक्ट है। सो इसमें एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड का हम आयोपेक नेम डालें तो हम नंबरिंग करेंगे। देखो बोथ साइड्स नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम होना चाहिए 2-प्रोपॉक्सी, नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3, 2-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। 2-प्रोपॉक्सी प्रोपेन इसका नाम होना चाहिए। तो इसका जो नेमिंग है दैट इज रॉन्ग। तो एजर्शन क्या है, हमें रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन आयोपेक नॉमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द OR, ठीक है। सपोज आपके पास है RH, कोई हाइड्रोकार्बन है RH हाइड्रोकार्बन, तो अगर आपने R को रिप्लेस कर दिया OR से या OAR से, तो हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है विच इज़ ROR और ROAR। AR क्या होता है, हमारा एराइल ग्रुप। तो ये जो रीज़न है वो क्या हमें करेक्ट दिया हुआ है, एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है जिसमें क्या है, एजर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें दिया बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। अगर हम ईथर की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है OCH3 CH3, ठीक है। अब ईथर्स में याद रखना नॉर्मली टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। बट ईथर में क्या होता है, ये जो हमारा सपोज मैंने ये बताया है मिथॉक्सी मीथेन, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे R ग्रुप है और यहाँ पे जो दो मिथाइल ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्शन से क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है, ज़्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इनका हो जाता है 111.7।
तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो दोनों आर ग्रुप हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एजर्शन है वो हमें दिया हुआ है रॉन्ग। अगर हम बात करें रीजन की, देयर इज ए रिपल्शन बिटवीन द टू बल्कि आर ग्रुप, तो रीजन क्या हमें करेक्ट। तो इसमें भी हमारा क्या है, एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एजर्शन हमें दिया लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल ऑल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लुइस एसिड, लुइस एसिड पोलराइजेस द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। सबसे पहले एजर्शन देखते हैं। एजर्शन में दिया हो जैसे बेंजीन की बात करें तो याद रखना बेंजीन में क्या होता है, अगर आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो आप यूज़ करते हो लुइस एसिड, जैसे FeBr3। अब ये क्या करता है, जैसे आपके पास ब्रोमीन है, FeBr3 क्या करता है, लुइस एसिड इसको पोलराइज करता है। कैसे करता है, ये एक ब्रोमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeBr4 नेगेटिव, और हमारा साथ में बनता है Br+, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन में हमें लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम क्या ले रहे हैं, फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल्स में याद रखना जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं हमें लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो फिनॉल है उसमें क्या करता है, इट इज़ ए वेरी हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन में इतनी ज़्यादा कर देता है कि ये ग्रुप अपने आप खुद क्या करता है, ब्रोमीन की क्या कर लेता है, इट विल डू द पोलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन, और ब्रोमीन खुद अटैच हो जाता है एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट याद रखना ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच हो जाता है, तो इसको लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, लुइस एसिड पोलराइज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था जैसे बेंजीन में अगर आपके पास लुइस एसिड है तो उसको पोलराइज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो रीजन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, एजर्शन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजर्शन की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर हम बनाए, इसमें क्या होता है कि जो NO2 है एंड OH है वो आपस में शो करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। वेयर एज अगर हम बात करेंगे नाइट्रो, पैरानाइट्रो और मेटानाइट्रोफिनॉल की, ये क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ये लेस सॉल्युबल होता है, तो एसर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन एग्जिस्ट एज एसोसिएट मॉलिक्यूल। मतलब अगर सपोज आपके पास है मेटानाइट्रोफिनॉल, तो ये क्या कर सकता है, एक और मेटानाइट्रोफिनॉल के साथ क्या कर सकता है, ये इट कैन कंबाइन विद अनदर मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, वैसे पैरानाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ये शो कर सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं, खुद के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, एजर्शन का हमें यहाँ पे इन्होंने रीजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एजर्शन रीजन करेक्ट है बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 5 है जिसमें क्या दिया हुआ है, एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो 5 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा एजर्शन दिया हुआ, इथेनॉल इज ए वीकर एसिड देन फिनॉल। अगर हम बात करें CH3 CH2OH, ये हमारा क्या, इथेनॉल, और ये क्या हमारा फिनॉल। तो इथेनॉल एक वीक एसिड है, तो क्या होता है अगर हम इसको ब्रेक करें, हमारा अगर H+ रिमूव करें, हमारा बनता है इथॉक्साइड और यहाँ बनता है फिनॉक्साइड। अब ये जो फिनॉक्साइड बनता है हमारा, ये क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इथेनॉल एक वीक एसिड है फिनॉल से, तो एजर्शन क्या हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। तो अगर हम सपोज आपने यूज़ किया इथेनॉल और अगर आप इसे रिएक्ट कर रहे हो NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो याद रखना, इथेनॉल सिर्फ अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH के साथ सिर्फ हमारा फिनॉल रिएक्ट कर सकता है टू शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इथेनॉल ये रिएक्शन शो नहीं करता है, तो इसका रीज़न क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, एजर्शन इज करेक्ट एंड द रीज़न इज रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
फिनॉल फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आपने फिनॉल को रिएक्ट किया हुआ है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, मोनोब्रोमिनेशन मीन्स ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और इट कैन अटैच एट द पैरा पोजीशन। अगर आपने सिर्फ ब्रोमीन वाटर लिया होता तब हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, बट यहाँ पे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एजर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट, ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में सिर्फ ब्रोमीन क्या होता है, डिसॉल्व होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आपने फिनॉल को वाटर में डाला है, सपोज आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है, तो फिनॉल बना लेता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो होती है वो काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो फिनॉक्साइड आयन ही ब्रोमीन को क्या कर लेता है, पोलराइज करता है। तो याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड ब्रोमीन को पोलराइज नहीं करता है, तो रीज़न भी क्या है हमारा, रॉन्ग है। सो इसका सेकंड ऑप्शन, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर रॉन्ग। नेक्स्ट हमें एजर्शन दिया है, फिनॉल गिव ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हमने फिनॉल को रिएक्ट किया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो याद रखना इसमें जो NO2 है वो अटैच हो जाता है हमारे तीनों साइड पे, तो दो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है और एक अटैच हो जाता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनता है पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो याद रखना, तो ये जो ऑप्शन है एजर्शन, इट इज़ द रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम रीज़न देखेंगे, OH ग्रुप इन फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो रीज़न हमें क्या दिया हुआ है, रीज़न हमें करेक्ट दिया, OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसमें एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न इज करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर्स आर हाई, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि एल्कोहल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बट ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या नहीं कर सकते, ठीक है। सो ईथर कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट ईथर का क्या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, तो एजर्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है, एल्कोहल कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हमारा जो ईथर है इट कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो रीज़न भी क्या है हमारा रॉन्ग है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर रॉन्ग। लास्ट हम बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में एजर्शन रीज़न, फर्स्ट ऑप्शन एजर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड एजर्शन रीज़न बोथ आर रॉन्ग। थर्ड एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग। फोर्थ एजर्शन इज रॉन्ग, रीज़न इज करेक्ट। फिफ्थ इज एजर्शन, रीज़न बोथ आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, D प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। ये जो प्लस है ये रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो D प्लस ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। D रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। याद रखना जो D है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कन्फिग्रेशन, ठीक है, कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कैपिटल D है डज नॉट रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। अगर हम सेकंड लास्ट कार्बन को देखेंगे उसमें क्या होता है, OH होता है राइट हैंड साइड में और H होता है लेफ्ट हैंड साइड में। जब OH राइट हैंड साइड में हो सेकंड लास्ट कार्बन, और जो लास्ट कायरल कार्बन है उसमें हम चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा डी कन्फिग्रेशन। तो रीज़न क्या है, रॉन्ग है, वेयर एज एजर्शन इज करेक्ट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये एजर्शन करेक्ट है। अगर हम ग्लाइसिन की बात करेंगे, NH2CH2COH, इसमें क्या जो अल्फा कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो एज ए रिजल्ट ये कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है क्योंकि कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर हम रीज़न की बात करें, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है L कन्फिग्रेशन। तो अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, जो NH2 होता है वो कौन सा होता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 ग्रुप है तो इसे बोलते हैं हम L कन्फिग्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट इसका हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वाई ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो है हमारा फिफ्थ ऑप्शन, वेयर एजर्शन रीजन आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन की, डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसकी बात करें,
जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमने पढ़ा है, तो एजर्शन जो हमें दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमें क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन सो दैट कंपाउंड विच फॉलो CxH2Y फॉर्मूला। ओके, हमने ये पहले फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिर हमें पता चला जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या है, रॉन्ग है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके, जो एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी। उनके पास क्या होता है, ज़्यादा से OH ग्रुप होते हैं एंड दे शुड कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को भी हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि एजर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजर्शन की, ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू द डाइट। जो ग्लाइसिन है, याद रखना इट इज़ ए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ये आता है हमारा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड में, और ये हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, ये हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, तो हमें इसे डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। और अगर हम रीज़न की बात करें, इट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी क्या है, हमारा गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे सारे एजर्शन रीज़न सारे चैप्टर के। तो सारे चैप्टर के एजर्शन रीज़न अच्छे से रिवाइज कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।